हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर हामिद खान, टीम डायरेक्टर पाथाइस एकेडमी। यूपीएससी जनरल स्टडीज़ पेपर 2 का ये एक टॉपिक मैंने लिया है आज आपके साथ डिस्कशन में, और इसमें हम अलग अलग तरह की चीज़ों को देखेंगे। एक तो टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होगी, दूसरे नंबर पर कि क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, और तीसरे नंबर पर आपकी अंडरस्टैंडिंग में ये क्लैरिटी आएगी कि और भी सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चंस हैं, आई मीन डिफरेंट पेपर्स में जहाँ पर इस तरह के टॉपिक का इस्तेमाल होता है, उसे हमें देखना और समझना कैसे है। अमूमन होता क्या है कि जब आप कोई टेक्स्ट बुक या गाइड टाइप की किताबें पढ़ते हैं तो उससे आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। जैसे हम बात करें एम लक्ष्मीकांत की बुक है, या बेयर एक्ट की बात करें, बेयर एक्ट या एम लक्ष्मीकांत में आप देखेंगे रोल ऑफ अ स्टेट के बारे में नहीं लिखा जाएगा, बिकॉज़ वहाँ पर आप ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर डिस्कस करते हैं, उनका एक्सप्लेनेशन होता है। लेकिन ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ यूपीएससी आपसे एक अंडरस्टैंडिंग की डिमांड करती है, और इन एरियाज़ पर जब आप फोकस करते हैं तो डेफिनेटली आपको वैरायटी में चीज़ों का पता चलता है। तो फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ से चलते हैं हम स्टेट और नेशन की थ्योरी पर बात करते हैं। मैं पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूँ, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, लेकिन ये टॉपिक क्योंकि सभी जगह पर कॉमन है, पीएसआईआर, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन पॉलिटी, या फिर हम एसे राइटिंग की बात कर लें, इन सभी जगह पर आपको हेल्पफुल है ये इस टॉपिक को जानना। तो मैं जिस मुद्दे पर ले जाऊंगा वहाँ तक डेफिनेटली मेरी कोशिश होगी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। तो आगे बढ़ते हैं, और रोल ऑफ अ स्टेट एंड अदर स्टेक होल्डर, ये बेसिक टॉपिक है मेरा, जो स्टेट में से मैंने निकाला है। और स्टेट की जब हम बात करते हैं या राज्य हम कहते हैं, तो बेसिकली ये स्टेट मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश वाला राज्य नहीं, बल्कि ये देश वाला जो राज्य हम शब्द इस्तेमाल करते हैं उसके कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ मैं। इसे आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 में इसकी बात होती है, स्टेट की डेफिनेशन वहाँ पर दी गई है। हम भारत में स्टेट किसे कहते हैं, इन जनरल स्टेट एक पॉलिटिकल टर्म है, तो वहाँ से इसकी शुरुआत देख सकते हैं। सो दोस्तों, जो टॉपिक एसोसिएटेड हैं स्टेट की से रिलेटेड, जो जितने भी टॉपिक्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में, वो किस तरह से इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे टॉपिक्स एसोसिएटेड विथ इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमी, एथिक्स एंड एसे राइटिंग, तो ये तो मिनिमम है जो मैंने बता दिया। इसके अलावा भी कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जहाँ पर आपको कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जहाँ आपको स्टेट टर्म या रोल ऑफ स्टेट की कनेक्टिविटी आपको दिखाई देगी। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चंस दैट कैन बी कवर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस लेक्चर, तो कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको यूपीएससी ने आपसे पूछा है या यूपीएससी जानना चाहती है, ऐसे क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। और सबसे पहले ईयर वाइज देखें तो 22 का है ये जीएस पेपर 2। डू यू एग्री विद द व्यू दैट इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन डोनर एजेंसीज फॉर डेवलपमेंट reduces the importance of community participation in the development process? Justify your answer. अब देखिए, मैंने टॉपिक क्या उठाया है, रोल ऑफ अ स्टेट, है ना, राज्य की भूमिका, मतलब जो सरकार है उसकी भूमिका कैसी है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आप अकेले ऐसे डील नहीं होगा कि इससे रिलेटेड कोई सिंगल टॉपिक है जिसे आप पढ़कर इस क्वेश्चन को बना लेंगे। ओके, यूपीएससी में यही आर्ट आपको लर्न करना है दोस्तों। आप जिस भी कोचिंग में हैं, जिन किताबों से भी पढ़ रहे हैं, बट ध्यान रखिएगा इंटरलिंकिंग बिटवीन सब्जेक्ट्स, इंटरलिंकिंग अमंग डिफरेंट टॉपिक्स, ये आर्ट आपको आना चाहिए। और ऐसा करने के लिए 10-12 महीने की मेहनत चाहिए आपको, चाहे कोचिंग से या सेल्फ स्टडी से, राइट। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो टॉपिक, किसी एक टॉपिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। दैट मीन्स इधर के कुछ टॉपिक्स होंगे जिनको आप पढ़ेंगे, राइट, फिर आगे बढ़ते जाएंगे, फिर अभी यहाँ पर नहीं आ रहे हम, इसके बाद इसके बाहर के कुछ एरियाज़ होंगे। इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको क्या करेगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा, राइट। सो दैट मीन्स ये हुआ कि आप जब आंसर लिखते हैं तो आपको लगता है कि हमें क्या पढ़ना है जिससे ये आंसर निकल आए। एग्जाम्पल लेते हैं, डोनर एजेंसीज के बारे में बात हुई है, डेवलपमेंट के बारे में बात हुई, डेवलपमेंट प्रोसेस पेपर 2 का ही है, और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात हुई है, ठीक है। अब 1, 2 एंड 3
है ना, एंड 4 मतलब डेवलपमेंट मिला के 4 की टर्म्स हैं हमारे पास जिसके बारे में हमें बातचीत करनी है। डेवलपमेंट विदाउट स्टेट पॉसिबल नहीं है। जब पार्टिसिपेशन की बात आ रही है तो पार्टिसिपेशन किसके साथ, दैट मीन्स होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू स्टेट और अ नेशन, है ना, या गवर्नमेंट के पास इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब आप देखेंगे जब गवर्नमेंट के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं, तो ये पार्टिसिपेशन वाले लोग कौन हैं। इसीलिए जब पार्टिसिपेशन की बात हो रही है इसका मतलब ऐसे कुछ लोग हैं जो बाहर से आएंगे और इसमें हेल्प करेंगे। फिर डोनर एजेंसी की बात हो रही है तो डोनर शब्द का इस्तेमाल जीएस पेपर 2 में किया गया है ना। आई मीन जब सिलेबस आप देखेंगे जिसे आप जस्टिस में पढ़ते हैं या गवर्नेंस में भी, मेरे लिए इन दोनों में बहुत कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन आप उसको समहाउ वहाँ देखते हैं पेपर 2 में डोनर एजेंसीज लिखा है और डेवलपमेंटल प्रोसेस, डेवलपमेंटल इंडस्ट्री ऐसा शब्द लिखा हुआ है। तो दोस्तों डेवलपमेंट टर्म को समझना अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है, बिकॉज ये कई सब्जेक्ट्स में इन्वॉल्व है, राइट। उस कंटेक्स्ट में बात करेंगे हम लोग। तो इसका मतलब ये हुआ कि रोल ऑफ स्टेट जब आप पढ़ते हैं तो इस तरह के टॉपिक्स उसमें ज़रूर आएंगे कि अब स्टेट का क्या रोल रह गया। फिर से कह रहा हूँ, इंडियन पॉलिटी के रेगुलर लेक्चर्स में आपको ये टॉपिक मिसिंग नज़र आएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग या तो जो कुछ लक्ष्मीकांत में लिखा है वो पढ़ा देते हैं या बेयर एक्ट में जो लिखा है वो पढ़ा देते हैं। इस जगह पर आते ही नहीं कि अब स्टेट का रोल क्या हो गया है ना, इस बारे में हम बातचीत नहीं करते हैं। नाउ दिस वन asked in 2021 again GS paper 2, besides being a moral imperative, एक टर्म हो गया, of a welfare state, primary health structure necessary precondition for sustainable development। इस वक्त ये जब क्वेश्चन आया था यूट्यूब में, मैंने उस वक्त एनालाइज किया था और ये क्वेश्चन आया है बिकॉज गवर्नमेंट ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोग्राम लॉन्च किया था। क्लियर है, तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, लेकिन आज इसको समझने के लिए मान लो हमने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है, हमें ध्यान नहीं कि मोदी जी ने कोई प्रोग्राम लॉन्च किया है, तब क्या करें, फिर तो बनना चाहिए क्वेश्चन। तो आपकी जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है, तो एक तो वेलफेयर स्टेट आपको पता है कि क्या है। अब ये कहाँ से आ रहा है, अगेन ये पॉलिटी से आ रहा है, ठीक है। अब प्राइमरी हेल्थ मोरल इम्परेटिव, अब यहाँ से क्या हो गया कि बेसिकली फिर से वही बात आ गई, रोल ऑफ अ स्टेट, है ना, राज्य की भूमिका क्या है। सो पॉलिटी में वेलफेयर स्टेट आप पढ़ते हैं, इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ डीपीएसपी एंड आर्टिकल आर्टिकल 38, वहाँ पर आपको ये की टर्म दिखाई देगा, रोल ऑफ वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य कहा गया, राइट। अगेन अब ये टॉपिक आप PSIR में भी पढ़ते हैं, पब्लिक एड, सोशियोलॉजी एंड पेपर 2 इंडियन पॉलिटी, पेपर 4 में भी रोल है, बिकॉज वहाँ पर आप बात क्या कर रहे हैं, वेलफेयर ऑफ दी पुअर सेक्शंस, उनकी बात करते हैं। देन अपलिफ्टमेंट ऑफ मार्जिनलाइज सेक्शंस, अनप्रिविलेज सेक्शंस, इन सब के बारे में बात होती है। इसी तरह से ऐसे राइटिंग में पूछा जाता है। और आफ्टर ऑल एक ब्यूरोक्रेट का रोल क्या है, उसकी ड्यूटी क्या है, यही ना कि अपलिफ्ट करना, जो डाउन ट्रोडन सेक्शन है उसको अपलिफ्ट करना, यही आपकी बेसिक ड्यूटी है। तो पेपर 4 में भी अटैच है टॉपिक। सो यहाँ पर क्या बोला, वेलफेयर स्टेट की ये जिम्मेदारी है, प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर इज अ नेसेसरी प्री कंडीशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप इसे पढ़ते हैं एनवायरमेंट में, ठीक है ना। अब पीछे के क्वेश्चन में भी आप देखिए डेवलपमेंट यहाँ का एक की वर्ड है, राइट। फिर यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 21 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये डेवलपमेंट पीछा नहीं छोड़ेगा आपका, आप गहराई में जाएं। फिर से कह रहा हूँ, अकेले इस टॉपिक को, सिंगल टॉपिक को आप नहीं पढ़ते हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अलग से हमारे किसी सब्जेक्ट का डायरेक्ट कोई सिलेबस का टॉपिक नहीं है, तो मे भी शायद क्लास में मिसिंग हो जाए जब तक ये करंट अफेयर्स में ना हो या फिर हेल्थ पर अलग से टीचर टॉपिक ना पढ़ा रहे हो। अच्छा, पढ़ेंगे किस सब्जेक्ट में ये आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि होता क्या है कि हम जब भी कोचिंग में पढ़ते हैं हम सारे सब्जेक्ट्स को अलग अलग कर देते हैं। हिस्ट्री वाले पढ़ा के चले गए, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब अपना अपना पढ़ा के चले गए। लेकिन जब आप इंटीग्रेशन की बात करते हैं वो कहाँ से लाएंगे आप? या तो आपका अपना दिमाग तेज है कि यस आपने एनालिसिस कर लिया, और नहीं है तो फिर आपको एक्सपर्ट की ज़रूरत है, राइट। आप संपर्क कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, लेकिन यहाँ तक पहुँचने की कोशिश कीजिए, बिकॉज ये टॉपिक कहीं लिखा हुआ नहीं है। वेलफेयर स्टेट है बताकर हम निकल जाते हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर एज सच बात नहीं होती
या नेशनल रूरल हेल्थ मिशन पर बात हो रही है तब तो क्लास में हो सकता है टीचर डिस्कस करें, है ना, या फिर आपकी नज़र पड़ गई तो आप पढ़ेंगे। तो फिर से कहना चाहूँगा कि ये एक सिंगल टॉपिक इस क्वेश्चन के फॉर्म में आप नहीं पढ़ते हैं। तो आप कुछ स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, कुछ वेलफेयर स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, कुछ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं एंड कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। इन सबको मर्ज करके अब आंसर लिखना है, यहीं पर चैलेंज क्रिएट होता है। क्लियर है? आपको सोचना सीखना है कि इस तरह से हम कैसे कनेक्ट करें। तो अब यहां पर आपकी डिमांड क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम कैसे समझें, है ना, उसके साथ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइमरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या रिलेशन है। क्लियर है? क्या ये एनवायरमेंट से रिलेटेड है या इकोनॉमी वाला डेवलपमेंट है, कहाँ इसको लेकर जाना है, ये बड़ा चैलेंज है। इसीलिए अलग अलग टॉपिक्स को समझना जरूरी है। अगेन 21 में एक क्वेश्चन है, कैन दी विशियस साइकिल ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, पॉवर्टी एंड मैलन्यूट्रिशन बी ब्रोकन थ्रू माइक्रो फाइनेंसिंग ऑफ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। अब ये इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, मैलन्यूट्रिशन, ये क्या है प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम है जो वेलफेयर स्टेट है, जो जहाँ पर गरीबी वगैरह ज़्यादा है, हमारा जो देश है ना, हम डेवलपिंग से आगे बढ़ चुके हैं बट डेवलप नहीं हुए हैं, तो ये हमारे देश के कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, राइट। अब टर्म इस्तेमाल कर लिया माइक्रो फाइनेंसिंग और सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप फिर से क्यों पढ़ना है हमें? क्योंकि जब भी हम रोल पढ़ेंगे, रोल ऑफ अ स्टेट, तो इस टॉपिक को फिर से पढ़ना है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को। फिर से वही बात आ गई कि यहां पर आप, मतलब हो सकता है क्लास में टीचर आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप पढ़ा दें, माइक्रो फाइनेंस पढ़ा दें, लेकिन वो इनके साथ कनेक्ट करेंगे जरूरी नहीं है। क्लियर है? रोल ऑफ अ स्टेट पढ़ाते वक्त कोई टीचर में भी हो सकता है आपको पढ़ा दें, ये इसकी सेल्फ हेल्प ग्रुप भी पढ़ना चाहिए, बिकॉज जो डेवलपमेंटल एजेंसीज हैं या जिन एजेंट्स की हम बात कर रहे हैं, या इस तरह के जितने भी अलग अलग एजेंट्स हैं, चाहे वो पंचायती राज की बात करें, एनजीओस की बात करें, सिविल सोसाइटीज़ की बात करें, या प्राइवेट सेक्टर, या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करें, इनका कनेक्शन वहीं पर निकल कर आता है, राइट। सो रोल ऑफ ए स्टेट, स्टेट अब अकेला नहीं रहा, उसके साथ बहुत सारे एजेंसीज हैं, उनमें से एक एजेंसी सेल्फ हेल्प ग्रुप भी है, इसको समझने की ज़रूरत है। क्लियर है? ग्रामीण बैंक की जब हम बात करते हैं, बांग्लादेश के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, मोहम्मद यूनुस की बात करते हैं, तो आप देखेंगे उनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला हुआ है और उनकी संस्था ग्रामीण बैंक को भी मिला हुआ है 2006 में। वहाँ से इस कॉन्सेप्ट को समझा जाए। और माइक्रो फाइनेंस को लेकर काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं, बहुत बड़ी योजना है ये, और इससे काफ़ी माइक्रो लेवल पर डेवलपमेंट देखा जा सकता है। तो पूछा है कि विशियस साइकिल ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, तो जेंडर इनइक्वालिटी मतलब महिलाओं के साथ भेदभाव होना किसी भी रूप में, जैसे वो आगे नहीं निकल पाती हैं, बिजनेस नहीं कर पाती हैं, या फिर पॉलिटिक्स में आगे नहीं आ पाती हैं। हालांकि पंचायती राज में रिजर्वेशन मिला तो महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, और अभी आप देख पा रहे हैं कि वुमेन रिजर्वेशन हमने पार्लियामेंट में भी ओवरऑल दे दिया, तो इससे बेनिफिट तो होगा बट लागू नहीं हुआ है फिलहाल। सो एक तो ये मैटर हो गया। अब महिला चार दीवारी तोड़कर बाहर आ रही है, बिजनेस भी कर रही है, उसकी अपनी अर्निंग्स भी हैं। क्लियर है? और वो सोसाइटी में एक जिम्मेदार महिला के रूप में समझी जा रही हैं। अब उनसे सलाह ली जाती है, 10-12 महिलाओं का अपना ग्रुप है, वो बिजनेस करती हैं, गवर्नमेंट उनको असिस्ट करती है, जो बैंक्स हैं, है ना, नोडल बैंक्स हैं, वो असिस्ट करते हैं, नाबार्ड इसमें काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। और मे बी उस एरिया के जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे मैं एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी का नाम लेता हूँ, सत्या माइक्रो फाइनेंस कंपनी, है ना। तो सत्या माइक्रो फाइनेंस कंपनी क्या करती है, जैसे आपको मान लो किसी महिला को ब्यूटी पार्लर खोलना, तो उस महिला को छोटा लोन दिया जाता है, कम ब्याज वाला, ताकि वो जल्दी उसको रिटर्न कर सके। तो यहाँ एनपीए की प्रॉब्लम कम होती है ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसे आप इकोनॉमी में पढ़ेंगे। तो अब आप देखिए इंटर रिलेशन क्यों है, क्योंकि इकोनॉमी में जब माइक्रो फाइनेंसिंग पढ़ेंगे, पढ़ना ज़रूरी है, नहीं पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट अधूरा है आपका, राइट। बिकॉज जब तक हम क्रेडिट सिस्टम को नहीं समझेंगे, क्योंकि हमारे देश में इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो वेलफेयर स्टेट की ये भी एक जिम्मेदारी है कि लोगों को सस्ता लोन उपलब्ध कराया जाए। तो ये सस्ता लोन कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एजेंसीज। तो ये डिफरेंट एजेंसीज कौन हो सकती हैं, ये समझने की ज़रूरत है हमें। क्लियर है? और उस लोन का बेनिफिट कैसे होगा,
यही माइक्रो फाइनेंस है। इस पर क्वेश्चन आपको अलग तरह के आ भी चुके हैं, जिसमें आप देखेंगे कि लोगों ने सुसाइड किया जब उनके घर में वसूली के लिए लोग आए, तो सुसाइडल टेंडेंसी भी रही है इन सब मैटर्स को लेकर, है ना। अब लेकिन ओवरऑल ये क्वेश्चन जेंडर इनइक्वालिटी पर है, पॉवर्टी पर है, गरीबी कैसे दूर होगी, क्योंकि अब उनको एक सस्टेन्ड इनकम का सोर्स मिल रहा है, जहाँ पर हम इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं, राइट। और तीसरा क्या है टॉपिक, मेल न्यूट्रिशन। तो आर्टिकल 47 डीपीएसपी में हमने न्यूट्रिशन की बात कही है कि इससे जनता को सरकार की दिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज गोज विद द स्टेट। आर्टिकल 47 में कहा गया है कि जो न्यूट्रिशियस फूड है वो उन तक एक्सेस दिया जाए। तो इसके ठीक पहले यूट्यूब में क्वेश्चंस इंटरलिंकिंग वाला वीडियो आप देख पाएंगे, मेरी वीडियो है, उसमें मैंने इस बारे में बात की है कि कैसे आंगनवाड़ी से हम कनेक्ट कर पाते हैं, है ना। अब यहाँ पर माइक्रो फाइनेंसिंग या सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करें तो यही सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं जिन्हें स्कूल में मिड डे मील स्कीम प्रोग्राम में इन्वॉल्व किया जा रहा है। ये वहाँ पर जाती हैं और खाना बनाती हैं, क्लियर है। अब ये खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, इनके अपने बच्चे भी वहाँ पढ़ रहे हैं और इन्हें भी समझ में आ रहा है, इनको आंगनबाड़ी से जोड़ा गया है, इनको बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से जोड़ा गया है। घरों में जो महिलाएं रहती हैं, कई बार होता है कि वो बेसिक फूड भी अवॉइड करती हैं, तो उस मामले पर इनको ट्रेन किया गया है, ठीक है ना। और इनको सब्जियां उगाने की कला सिखाई जा रही है। कुछ एरियाज़ हैं जैसे ट्राइबल एरियाज़ हैं जहां पर ये कला नहीं आती है, कुछ डेवलप्ड स्टेट्स हैं जहां पर ठीक ठाक काम हो जाता है, लेकिन कुछ स्टेट्स हैं जहां पर आप देखेंगे बिल्कुल उन्हें नॉलेज नहीं है, जबकि उनके घर के आसपास ढेर सारी ज़मीन खाली पड़े हुए हैं, उनके अपने जो घर की छत है वो खाली पड़ी हुई है, उसमें सब्जियां उगा सकते हैं, है ना। बेल वाली जो सब्जियां हैं वो लगा सकते हैं घर के आसपास। आई मीन किचन गार्डन जैसा कॉन्सेप्ट दे डोंट नो, मे भी पता है, टाइम नहीं है उन बेचारों के पास, वो बेसिक अपने सर्वाइवल में लगे हैं। तो आप देखेंगे जैसे छत्तीसगढ़ स्टेट में ज़्यादातर उनके भोजन का हिस्सा क्या है, चावल खा लिया या उसे डुबा लिया राइस बनाकर, है ना, जिसे बोरेबासी के तौर पर भी जाना जाता है वहाँ लोकल शब्द में। तो आप देखेंगे उनके प्लेट में ज़्यादातर सब्जी और दाल गायब रहती है, क्योंकि वो ठीक है उन्हें लगता है यही खाना है। तो सब्जी मिसिंग है तो ऑब्वियसली न्यूट्रिशनल वैल्यू वहाँ पर मिसिंग है। तो हमने आंगनबाड़ी के थ्रू इंजेक्ट किया और सेल्फ हेल्प ग्रुप को डिस्ट्रीब्यूशन में लगाया, तो इस नाते कम से कम उनको न्यूट्रिशियस फूड मिल सके, ये हमारी कोशिश है, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो अगेन रोल ऑफ स्टेट से कनेक्टेड टॉपिक दिख रहा है। अगेन 21 का एक क्वेश्चन है, इफ द लास्ट फ्यू डिकेड्स वर ऑफ एशियाज ग्रोथ स्टोरी, ओके, द नेक्स्ट फ्यू आर एक्सपेक्टेड टू बी of Africa's. In the light of this statement, examine India's influence in Africa in recent years. तो अब ये क्वेश्चन है तो IR का, पेपर 2 से उठाया मैंने, लेकिन जब रोल ऑफ ए स्टेट पढ़ेंगे और हमारा डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, डेवलपमेंट के बारे में जब बात होगी, तो फिर हमें ये कनेक्शन समझ में आएगा कि वहाँ पर इंटरकनेक्टेड कैसे है। सिर्फ IR पढ़कर आप इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग नहीं ले सकते हैं, क्लियर है। आपको ये कनेक्टिविटी समझने की ज़रूरत है दोस्तों। तो इस तरह के जो टॉपिक्स आ रहे हैं, है ना, फ्यू डिकेड्स बोला तो से 30-40 ईयर्स, है ना, वर ऑफ एशियाज ग्रोथ स्टोरी। तो एशिया अब तक इसी तरह से आगे बढ़ रहा था, अब ये ग्रोथ स्टोरी कहाँ जाएगी, अफ्रीका में जाएगी। तो अफ्रीका में आप देखोगे एक तो साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, है ना, और इसके अलावा भी जो छोटे मोटे कंट्रीज़ आगे बढ़ रहे हैं, हालांकि इसमें अफ्रीकन यूनियन का भी रोल आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा इंडिया और चाइना ने काफ़ी फंड किया है ना। फोकस अफ्रीका नाम का प्रोग्राम है, 2008 में काफ़ी हाईलाइट हुआ था। इसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछ चुकी है। आप गवर्नमेंट की साइट में जाएंगे तो फोकस अफ्रीका प्रोग्राम आपको दिखाई देगा। फिर हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिज़नेस काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ। लाइक तंजानिया से हमारे यहाँ कैशू वगैरह आता है, ड्राई फ्रूट्स, है ना। और दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज़ में आप देखोगे कि रिलायंस टाटा की पहुंच है वहाँ तक, चाहे वो नेटवर्क बिछाने में हो या रेल लाइन बिछाने में या बस की सप्लाई देने में। तो काफ़ी कुछ हम काम करके दे रहे हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ को, और एक अच्छा जो कहना चाहिए बिज़नेस वाला रिलेशन है वो भी डेवलप हो रहा है। और आने वाले दिनों में मार्केट लीड करेगा अफ्रीका में। जिस तरह से एशिया को आज से 50 साल पहले समझा गया था कि भविष्य का मार्केट यहाँ दिखता है, अभी ये मार्केट इंडिया और चाइना लीड करते थे। नाउ वियतनाम इज़ अपकमिंग ग्रेजुअली, राइट। तो वियतनाम की प्रोग्रेस और उनके बारे में खबरें आप पढ़ते होंगे, समझते होंगे, है ना, अखबारों के माध्यम से। और ध्यान भी रखना चाहिए आपको, बिकॉज़ वियतनाम एक ऐसा देश है जो
WTO का मेंबर भी है, और आप देखेंगे कि काफ़ी तेज़ी से आसियान कंट्रीज़ में काफ़ी तेज़ी से उसकी पकड़ बन रही है। मलेशिया, इंडोनेशिया, ये भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाले देश हैं। फिर इधर मलेशिया, थाईलैंड की बात करें तो ये टूरिज़्म के लिए जाना जाता है। फिर वहीं पर आप देखेंगे सिंगापुर की बात करें तो वो एक इंडस्ट्रियल स्टेट है, काफ़ी डेवलप्ड स्टेट है ना। तो इन सारे चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग लाकर अफ्रीका की ओर आपको जाना है। तो ये टॉपिक आप बोलेंगे सर ये रोल ऑफ ए स्टेट में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर इंटरकनेक्टेड है। मैं आगे जब पढ़ाना शुरू करूँगा तो आप देखेंगे। पहले मैं क्वेश्चन से आपकी भूमिका बांध रहा हूँ कि क्वेश्चंस देखने का नज़रिया। मैं अपनी थ्योरी में हमेशा कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बढ़िया गुरु कोई नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए दोस्ती कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए, पढ़ने का तरीका बदलिए। यूपीएससी ऐसा नहीं है कि मोटी मोटी किताब लेकर बैठ जाइए, 2 साल में फिनिश कीजिए और आईएएस बन जाइए। दिस इज़ नॉट लाइक दैट, राइट। शुद्ध मेहनत है, लेकिन सोची समझी गई मेहनत है ना। रैंडम की गई मेहनत नहीं है। बहुत सोच समझ कर मेहनत कीजिए, सोच समझ कर बॉलिंग डालिए। अभी वर्ल्ड कप क्रिकेट चल ही रहा है ना, उसकी भाषा से आपको जल्दी चीज़ें समझ में आती हैं। लाइन और लेंथ पकड़ के रखिए, सही जगह बॉल डालिए, विकेट ज़रूर मिलेगा। आप देख सकते हैं इंडियन पेस बॉलर्स को, है ना, किस तरह से विकेट चटका रहे हैं। और तो सीधा सा फंडा है, वहाँ से सीखा जा सकता है कि फोकस रखना है, सही लंबाई सही दूरी की गेंद डालनी है, आपको दिशा मेंटेन रखनी है। स्पीड के चक्कर में पता चला कि वाइड फेंक दिया, नो बॉल फेंक दिया, है ना। सेम फॉर्मूला यहाँ लागू होता है। जब आप फोकस्ड होते हैं, आपके सारे सब्जेक्ट्स मिलकर मेहनत करते हैं, फिर देखिए कमाल कैसा होता है, ठीक है ना। फिर बड़ी बड़ी टीम, तो सिलेबस दिखता बड़ा है हमारा यूपीएससी का, लेकिन उसे बहुत कैलकुलेटिव वे में समझेंगे तो आप देखेंगे कि हम आराम से वहाँ तक पहुँच सकते हैं, है ना, विनिंग पोजीशन में आ सकते हैं। एनीवेज वापस आते हैं। तो अगेन 21 का एक क्वेश्चन उठाया मैंने। आप देखिए किस तरह से रिलेट कर सकते हैं आप। What was the question? Can civil society, अगेन एक रोल ऑफ स्टेट में एक पार्टी हो गई। अब तक सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात की हमने। दूसरी बॉडी ये है एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, सो एनजीओज की बात हो गई, ठीक है। और प्रेजेंट एन अल्टरनेटिव मॉडल ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी। ध्यान रखिएगा, ये अल्टरनेटिव शब्द इंपॉर्टेंट है कि ये विकल्प के तौर पर देखना। मॉडल ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी। अब ये वाला टॉपिक दोस्तों आप इसे कहाँ पढ़ते हैं? पेपर 4 में आप एथिक्स वाले टॉपिक में पढ़ते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रोल के बारे में जब पढ़ते हैं। और अक्सर मैं आपको दोनों जगह पढ़ाता हूँ, पेपर 2 और पेपर 4 में, पब्लिक सर्विस डिलीवरी, है ना। सो अभी गवर्नमेंट किस साइड बैठी हुई है? गवर्नमेंट बैठी है सप्लाई साइड में। आप किस साइड बैठे हैं? एज अ पब्लिक आप डिमांड साइड में बैठे हैं। अब क्या बात हो रही है कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी की क्वालिटी को हम कैसे इंप्रूव करें, है ना। क्वालिटी पब्लिक सर्विस डिलीवरी, इसी पर पूरा फोकस है हमारा, पूरा जोर लगा के रखा है गवर्नमेंट ने कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे आपको सर्विस प्रोवाइड करें और बेहतर कैसे प्रोवाइड करें। टू बेनिफिट द कॉमन सिटीजन, डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ दिस अल्टरनेटिव मॉडल। अब क्या बोला कि अल्टरनेटिव मॉडल में कौन है, मतलब अब तक फिर से आ गया टॉपिक आपका रोल ऑफ अ स्टेट। अब तक मान लो हम बात करें कि ये गवर्नमेंट का एरिया है काम करने का, पूरा भारत देश। अब गवर्नमेंट मान लो यहाँ तक है ना, और यहाँ पर हम डिफरेंट प्लेयर्स को, ये प्लेयर्स हैं एनजीओ, सिविल सोसाइटी, प्राइवेट सेक्टर, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इन सबको रोल दे रहे हैं। अब ये धीरे धीरे ये पिक्चर कैसे हो जाएगी? गवर्नमेंट यहाँ पर आ गई और यहाँ पर ये सारे एजेंट्स आ गए, दैट मीन्स उनका एरिया बढ़ गया। तो अब ये बोला जा रहा अल्टरनेटिव मॉडल। अल्टरनेट किसका? गवर्नमेंट स्ट्रक्चर का अल्टरनेट। क्लियर है? अब यहां पर एक टॉपिक और क्या कनेक्ट हो रहा है, हम पढ़ते हैं ना, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये वही टॉपिक है। क्लियर है? सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा फेमस टॉपिक है, इसे आप गवर्नेंस में पढ़ते हैं, है ना। और यहां से समझने की जरूरत है कि क्या स्टेट का साइज स्क्वीज हो रहा है, क्या स्टेट का साइज छोटा हो रहा है। आप बोलेंगे सर बाउंड्री तो उतनी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बाउंड्री, फिजिकल बाउंड्री, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टेट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। क्लियर है? वो आपके बीच जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होगी वो डायरेक्टली आपकी लाइफ को इंटरफेयर कर रही होगी, नंबर 1। नंबर 2, उसका इन्वॉल्वमेंट अब डायरेक्ट ना होके इनडायरेक्ट होना शुरू हो गया है। आधार आप ज़्यादातर प्राइवेट एजेंसी से बनाते हैं। पासपोर्ट जब आप बनाते हैं तो फ्रंट ऑफिस
वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स का, स्कैन करके अपलोड करना, आपकी फ़ोटो खींचना, ये सारे काम TCS के एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो सॉफ्टवेयर कंपनी है हमारे देश की, है ना, उनके एम्प्लॉयज़ करते हैं। सेकेंड राउंड में जहाँ आपको फाइनली वो कोई अधिकारी पूछता है कौन है आप, कहाँ से हैं, है ना, तो ये मान के चलिए वो गवर्नमेंट के लोग हैं। और फाइनली जो अप्रूवल देने वाला है वो गवर्नमेंट का आदमी, बाकी सारे प्राइवेट हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक एजेंसी यहाँ पर कौन हो गई, प्राइवेट भी हो गई। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP की बात करते हैं। अगेन सेम टॉपिक, रोल ऑफ स्टेट। मैं ये बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि कोई एक टॉपिक नहीं जिसको उठाकर आप पढ़ें और ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें। इसके पहले के टॉपिक्स क्या हैं, है ना, यहाँ के टॉपिक्स क्या हैं, एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस। तो एक कॉन्सेप्ट है बैकवर्ड लिंकेज एंड फॉरवर्ड लिंकेज, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं यूपीएससी में। इसीलिए ध्यान रखिएगा, यूपीएससी को समझने के लिए समय दीजिए, खासकर क्वेश्चंस को समझने के लिए। क्या बोला कि इनको लाते हैं मान लो हम डेवलपमेंट में। अगेन ये टॉपिक है तो डेवलपमेंट का। बोला है पब्लिक सर्विस डिलीवरी, तो क्या इनको इन्वॉल्व किया जाए डिलीवरी में, सिविल सोसाइटी एनजीओज को इन्वॉल्व किया जाए। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे बच्चों को यूनिफॉर्म देना है या बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना है, तो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर इसको डिलीवर करे, इससे अच्छा हमने एनजीओज को उठाकर दे दिया कि भाई साहब हमारे 1 लाख बच्चे हैं, इनको स्कूल यूनिफॉर्म देना है और आप बताइए पर हेड कितना पड़ेगा। एनजीओज ने कैलकुलेट करके दिया, गवर्नमेंट को लगा ठीक है। अब गवर्नमेंट मान लो सेम काम करती स्कूल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो चैलेंज क्या आता। गवर्नमेंट पहले हायरार्की बनाती, ऑर्गेनाइजेशन बनाती, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा, कौन सा डिपार्टमेंट काम करेगा, वहाँ पर एम्प्लॉयज़ अपॉइंट करना पड़ता, कोई IAS सेक्रेटरी होता है ना, किसी पॉलिटिशियन किसी मिनिस्टर या मिनिस्ट्री के अंडर में इसको डालना पड़ता। मतलब फॉर्मेलिटीज़ अननेसेसरी बहुत सारी हैं। अभी सीधे सीधे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कहा कि भाई ये पैसा आप रखिए 1 लाख रुपए, और इसी बीच फिर ट्राइबल डिपार्टमेंट ने कहा कि हमारे से भी एक पैसा रखिए। तो इन दोनों को मिलाकर हमने किसको दे दिया, एनजीओज को दे दिया। कहा 1 लाख बच्चों को आपको स्कूल यूनिफॉर्म तैयार करके देना। अब उनका हेडेक है वो कैसे तैयार करें। हाँ, लेकिन हमारे स्पेसिफिकेशंस होंगे, नज़र हम रख रहे होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कपड़े की क्वालिटी क्या होगी, वो सब गवर्नमेंट देखेगी। एश्योर करेगी कि कोई आप उसमें कुछ इस तरह से ना करें कि जिससे बच्चों को नुकसान हो जाए, उस तरह का नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सो एनीवेज इस तरह का पूरा प्रोग्राम रखने के बाद आप देखेंगे फाइनली जो कंक्लूज़न निकलेगा इनकी सर्विसेज का, वो क्या होगा कि यस, इसे हम अल्टरनेट जब बना रहे हैं पब्लिक सर्विस डिलीवरी में, तो अब प्रॉब्लम क्या आएगी कि एनजीओज में क्या पढ़े लिखे लोग हैं, सिविल सोसाइटी, दैट मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल, दोज हु आर विलिंग टू वर्क फॉर दी सोसाइटी। इनका रजिस्ट्रेशन जनरली नहीं होता है, इनका रजिस्ट्रेशन होता है नीति आयोग में। आप देखोगे ऑफिशियली, वैसे तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट अलग से है, बट नीति आयोग जनरली इन पर नज़र रखती है कि जो एनजीओज काम कर रहे हैं 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है ना, नेशनल लेवल पर अलग, स्टेट लेवल पर अलग, इंटरनेशनल लेवल पर अलग और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अलग काम किया जाता है। तो अलग अलग परिभाषाएँ हैं मेंबर वाइज। आप देखेंगे एनजीओ आप रजिस्टर करते हैं, सिविल सोसाइटी रजिस्टर नहीं करते हैं। ये सेल्फ मोटिव से काम करते हैं ये लोग, और आप भी ऐसा कर सकते हैं ग्रुप बनाकर। तो क्या ये लोग गवर्नमेंट की जगह ले सकते हैं? गवर्नमेंट की जगह किस लिए? पब्लिक सर्विस डिलीवरी के मैटर पर। तो क्या ये लोग असिस्ट कर सकते हैं? अभी तो कर ही रहे हैं, तो क्या और फर्दर ऐसा कर सकते हैं, है ना। अब चैलेंजेस क्या है इनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देने में, ये आपको डिस्कस करना है। इसीलिए बोला चैलेंजेस ऑफ दिस अल्टरनेटिव मॉडल। तो पहले तो ये देखना है कि रोल ऑफ स्टेट कम हो रहा है ना, मतलब हम उसको पीछे, इसी को रोल बैक स्टेट भी पढ़ेंगे, एक टॉपिक आएगा। पब्लिक एड वाले ऑफिशियली इस टर्म को पढ़ते हैं अपने सिलेबस में, लेकिन जीएस में भी पढ़ना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, और गवर्नेंस में मैं अक्सर आपसे बात करता हूँ इस बारे में। तो अब स्टेट धीरे धीरे बैक फुट पे आ रहा है, लेकिन ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट नहीं है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। तो जो स्पेस खाली हो रहा है वो हम क्या कर रहे हैं, प्राइवेट एनजीओ, सिविल सोसाइटी, है ना, और पंचायती राज, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इन सबको दे रहे हैं। तो अब इससे क्या हो गया, स्टेट एक फैसिलिटेटर हो गया, वो कंट्रोलर नहीं है, फैसिलिटेटर ज़्यादा है। कंट्रोल इज़ अ नेगेटिव टर्म, फैसिलिटेट करना इज़ अ पॉजिटिव टर्म, राइट। वो फैसिलिटेट ज़्यादा कर रहा है। तो इस कंटेक्स्ट में आप देखोगे तो स्टेट का रोल यहाँ से चेंज हो रहा है। क्लियर है? हाँ, लेकिन ये अल्टरनेटिव मॉडल है, तो क्या इस अल्टरनेट के लिए लोग तैयार हैं? क्या ये कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड हैं इस चीज़ को देखने के लिए या सर्विस को समझने के लिए, है ना। उस कंटेक्स्ट में यहाँ समझने की ज़रूरत है। अगली स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं हम लोग। और अगेन आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम 2019। द नीड फॉर कोऑपरेशन
among various service sectors बोला has been an inherent component of development discourse. So again the very important term development is coming here. Partnership bridges the gap among the sectors. It also sets in motion a culture of collaboration and team spirit. In the light of statements above, examine India's development process. So फिर से आ गया वहीं पर, राइट. अगेन आप सिलेबस में देखेंगे. सो डेवलपमेंटल प्रोसेस की बात हुई है, सिलेबस में लिखा गया है. तो फिर से इसको समझने की ज़रूरत है कि क्या इस नाम का एक टॉपिक है जिसके पॉइंट वाइज को हम पढ़ के ख़त्म कर लें, या पॉइंट में इनको गिना जा सके कि यस सर ये एक घंटे का लेक्चर हो गया, ख़त्म डेवलपमेंट. नो, इंटरकनेक्शन समझिए, अलग अलग टर्म्स हैं, है ना. और आज जो हम बात कर रहे हैं वो रोल ऑफ स्टेट की बात कर रहे हैं. मैं लेकिन ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप रोल ऑफ स्टेट की बात करें तो इसमें समझिए कि एक प्राइमरी रोल क्या है, डेवलपमेंट का है, राइट. प्राइमरी रोल क्या है, सर्विस डिलीवरी का है, राइट. प्राइमरी रोल क्या है, वेलफेयर का है. अभी तक इसी तरह के 3 क्वेश्चन देखे हमने. अब हम क्या बोल रहे हैं कि इन प्रोग्राम्स में अकेले स्टेट की मोनोपोली नहीं रही. स्टेट इज नॉट द ओनली प्लेयर. ओके, सो व्हाट इज नाउ देर आर डिफरेंट एजेंसीज, एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप. ओके, क्या बोला यहाँ पर, वेरियस सर्विस सेक्टर्स हैज बीन इनहेरेंट कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट डिस्कोर्स. सो अब अकेले नहीं है. अब यहाँ करने की क्या जरूरत है, पार्टनरशिप ब्रिजेस दी गए. अब पार्टनर अप्रोच की बात हो रही. पार्टनर अप्रोच में क्या होता है कि हम कॉम्पिटिटर नहीं होते हैं. कोई ऊपर हायरार्की में, कोई हायरार्की में नीचे नहीं होगा. एवरीबडी इज इक्वल. और वो इक्वालिटी किस फॉर्म में देखनी है हमें, वो इक्वालिटी इस फॉर्म में देखनी है कि गवर्नमेंट अब ये मानकर चलती है कि गवर्नमेंट का रोल अब फैसिलिटेटर का ज़्यादा है, वो मैनेजमेंट में ज़्यादा है. गवर्नमेंट का रोल स्टीयरिंग में ज़्यादा है और उसका रोल डूअर के तौर पर नहीं है, बल्कि उसको डायरेक्शन देना, पीछे खड़े होकर ऑब्जर्व करना है, क्वालिटी चेक करना है, क्वालिटी कंट्रोल करना है, लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करना है, पॉलिसीज़ बनाना है, और आपको हेल्प लेना है एक्सपर्ट्स की. और वो एक्सपर्ट्स कहाँ से आ रहे हैं, वो एक्सपर्ट्स एनजीओ से आ रहे हैं, वो प्राइवेट सेक्टर से आ रहे हैं, वो सिविल सोसाइटी से आ रहे हैं, वो इंटरनेशनल एनजीओ से आ रहे हैं, वो कंसल्टेंट से आ रहे हैं, वो डिफरेंट सेक्टर्स. क्लियर है. और इन सब की मदद से हम डेवलपमेंट के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं. सो ये एक कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है. इसे आप इकॉनमी में भी पढ़ेंगे, गवर्नेंस में, पॉलिटी में, पेपर 4 में, ऐसे राइटिंग में, इंडियन जो जिनका ऑप्शनल है इकोनॉमिक्स, राइट, सोशियोलॉजी में, PSIR, सभी जगह पर डेवलपमेंट का ये एक कॉमन टॉपिक आपको मिलेगा. आई होप मैसेज क्लियर है कि करना क्या है क्वेश्चंस में. 19 अगेन, परफॉर्मेंस ऑफ वेलफेयर स्कीम्स. अभी वेलफेयर स्टेट की बात कर रहे थे. वेलफेयर स्कीम that are implemented for vulnerable sections, ये भी एक टॉपिक, is not so effective due to absence of their awareness and active involvement at all stages of policy process. So फिर क्या आ गया, डेवलपमेंट प्रोसेस, पॉलिसी प्रोसेस. पीछे अभी हमने देखा यहाँ पर कि स्टेट का रोल क्या है, एक और है पॉलिसी मेकिंग, है ना. सो पॉलिसी मेकिंग में अब क्या बोला जा रहा है, इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन चाहिए. पार्टिसिपेशन, पार्टनरशिप, ये सब क्या है, ये सब कॉमन टर्म्स हैं, राइट. क्वेश्चन टॉपिक एक ही है आपके पास, लेकिन उसको अलग अलग ढंग से पूछा गया. तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वेलफेयर स्कीम्स में जब हम एट द टाइम ऑफ फॉर्मुलेशन देयर इज नो पार्टिसिपेशन फ्रॉम अदर एजेंसीज, डेवलपमेंटल एजेंसीज. सो वी शुड हैव देयर पार्टिसिपेशन एज अ कंसल्टेंट. और यहाँ पर मान लो हम उनको इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, कि एग्जैक्ट उनकी ज़रूरत क्या है, कहाँ पर चाहिए. बिकॉज डेवलपमेंट जिसका होना है वो आपके पार्टनर अप्रोच में आना चाहिए. डेवलपमेंट ऐसा नहीं कि आप उठाकर उसको दे रहे हैं कि भाई साहब लीजिए आप, और वो नीचे हाथ में भाई साहब हमें दे दो. तो ये डेवलपमेंट ऐसे देने का कॉन्सेप्ट नहीं है ना, कि वो नीचे खड़ा हुआ है और लेने, अब आप ऊपर से डाले जा रहे हो कि भाई साहब लो डेवलपमेंट हम डाले जा रहे हैं, जितना संभाल सकते हो संभाल लो. ऐसा नहीं है. बराबर में खड़ा होगा, बातचीत करोगे, बराबर में बैठाओ, प्रॉब्लम बताइए, है ना, रिसोर्सेज क्या हैं आपके पास, गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या हैं, व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स, कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे पास कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, इन सबको मिलाकर और एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को ध्यान में रखकर कैलकुलेट करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फॉर्मूले को ध्यान में रख के फिर हम तैयार करते हैं कि यस अब इस गांव के लोगों को ये चाहिए. अब यहाँ पर 243 ZD आता है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी. ग्राम सभा आती है,
सेल्फ हेल्प ग्रुप आते हैं, NGOs आते हैं, इन सबसे बातचीत करनी पड़ेगी ना। ये कौन है? डेवलपमेंट प्रोसेस के एजेंसीज हैं, ये डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, ये डिफरेंट पार्टनर्स हैं, और इनको पार्टनर बोला जा रहा है। जिसके लिए काम करना है उनको पार्टनर्स बोला जा रहा है। सोशल ऑडिट एक टॉपिक है जिसको आप पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी में, और आई डोंट नो आप पढ़ते हैं या नहीं, लेकिन हाँ मैं ज़रूर पढ़ाता हूँ। तो सोशल ऑडिट में करना क्या है कि सोशल ऑडिट में जिनके लिए डेवलपमेंट हो रहा है उन्हीं से पूछा जाता है, जो बेनिफिशरीज़ हैं उन्हीं से पूछा जाता है कि आपको ये रोड बनी है उसका बेनिफिट मिला है या नहीं मिला, ये जो हमने ब्रिज बनाया इसका बेनिफिट आपको मिला है या नहीं मिला। सो दिस काइंड ऑफ पार्टिसिपेशन इज़ रिक्वायर्ड नाउ, राइट। तो चीज़ें बदल रही हैं। अब आप डोमिनेंस से पैकेट बनाकर नहीं दे सकते कि हम 10 साल 20 साल तक फूड ग्रेन्स फ्री में देते रहें और डेवलपमेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उन्हें सक्षम बनाना है, एम्पावर करना होगा, क्लियर है। एम्पावरमेंट लेकर आना होगा, उन्हें कैपेबल बनाना होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप कब तक लोगों को हाथ पकड़ के चलना सिखाएंगे, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाना होगा, तब जाके डेवलपमेंट आएगा। अदरवाइज ये डेवलपमेंट का डिपेंडेंसी मॉडल है कि उन्हें डिपेंड बना कर रखो, आप देंगे तो उन्हें मिलेगा, आप नहीं देंगे तो उन्हें नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ दिनों तक सपोर्ट सिस्टम समझ में आता है। वेलफेयर स्टेट को डेवलपमेंट की ओर जाना होगा। वेलफेयर बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट कब आएगा? जब आपका हर आदमी सक्षम है, जब आपका हर आदमी कैपेबल है, जब हर आदमी के एम्प्लॉयमेंट को हम सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। ये कब होगा? जब उसे बेटर एजुकेशन मिलेगा, उसे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, जब उसे बेटर हम स्किल ट्रेनिंग देंगे, उसका एजुकेशन ठीक ठाक होगा, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ाई करेगा। तो ये डेवलपमेंट से अलग टॉपिक्स नहीं है, ये इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स हैं। सो आपको समझने की ज़रूरत है कि हमें कैपेबल बनाना है या डिपेंडेबल बनाना है। तो अभी फ़िलहाल हम हमारे देश में डिपेंडेंसी थ्योरी पर ज़्यादा काम करते हैं, ये रियलिटी है ना। फिर भी यूपीएससी में कई बार आपको मॉडल आंसर लिखना पड़ता है, एक आदर्श उत्तर, एक आइडियल आंसर लिखना पड़ता है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म नहीं कर पाते हैं, करना भी नहीं होता है, बिकॉज एक ब्यूरोक्रेट को न्यूट्रलिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ता है। वही फॉर्मूला आप पर भी लागू होता है। हाँ, पॉलिटिकल व्यूज़ नहीं होने चाहिए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव एनालिसिस ज़रूर आप कर सकते हैं कि इस देश में ज़रूरत क्या है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो ये टॉपिक भी हो गया हमारा वेलफेयर स्कीम के बारे में, पॉलिसी प्रोसेस में। नाउ दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम 2017, द एमरजेंस ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप। फिर से आ गया ये क्वेश्चन, इसके पहले भी हमने देखा है। इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स पॉइंट्स टू द स्लो बट स्टेडी विड्रॉल ऑफ द स्टेट फ्रॉम डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। अब क्या बोला? फिर से वही एनालिसिस आ गया कि अब तक स्टेट यहाँ पर था, है ना, डेवलपमेंट प्रोसेस में, और यहाँ पर ये सारी एजेंसीज थे, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात कर रहे हैं। अब हम क्या बोल रहे हैं कि स्टेट यहाँ पर है और सेल्फ हेल्प ग्रुप का एरिया बड़ा हो गया, है ना, एक्सपैंड कर गया। स्टेट फ्रॉम द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, एग्जामिन द रोल ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज and the measures taken by the government of India to promote the self help groups, right? तो ध्यान रखिएगा, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के इन्वॉल्वमेंट के बारे में बातचीत करना चाह रहे हैं। तो एक बार आपको डिटेल में सेल्फ हेल्प ग्रुप पढ़ना पड़ेगा। आप अवॉइड कर रहे हैं तो आप गलत दिशा में हैं, और अच्छा होगा कि जो रियल में काम हो रहे हैं स्टेट्स में, उनके बारे में आप स्टडीज़ करें। आप किसी न किसी स्टेट से दिल्ली में आकर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना, आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपके अपने स्टेट के लोकल कुछ चीज़ों को पढ़ते रहिए, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप की न्यूज़ नेशनल लेवल पर उस लेवल पर हाईलाइट नहीं होती। इसलिए आप क्या करें, सपोज इफ़ यू आर फ्रॉम कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, मे बी फ्रॉम यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, एमपी, उत्तराखंड, झारखंड, वॉट एवर, you need to check out your local newspapers because you will get the local examples from your local newspapers, and especially about self-help groups because they are very much active in the village areas. और वो न्यूज़ आपको नेशनल लेवल पर तभी मिलेगी जब कोई बहुत बड़ी बात हो रही हो, या एडिटोरियल्स में, या उसके पॉलिसी मैटर पर कोई बात हो रही हो। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा
कि ये सब कुछ स्टेट के अखबारों में अवेलेबल होता है। जो लोकल अखबार जो भी आपको ठीक लगे, जो फॉलो करना है वो फॉलो कीजिए। इससे होगा क्या दोस्तों, आपको रियल टाइम एग्जाम्पल्स याद रहेंगे, अपने स्टेट का जल्दी याद रहता है ना, कि हमारे स्टेट में ऐसा हो रहा है, हमारे स्टेट में ऐसा हो रहा है। तो हर स्टेट का अपना अपना न्यूज़पेपर होता है, लोकल अखबार, मे बी हिंदी, मे बी इंग्लिश, व्हाटएवर, मे बी रीजनल लैंग्वेजेस, तो वो आप देखिएगा, ठीक है ना। तो उस बेसिस पर न्यूज़ चेकआउट कीजिए और इस तरह की न्यूज़ रियल टाइम पर निकालने की कोशिश कीजिए। क्योंकि होता क्या है कि जब हम लोग एक कॉमन एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, है ना, तो फिर वो सब लोग के आंसर में वही दिखता है, आपकी ओरिजिनलिटी ख़त्म हो जाती है। तो ये क्वेश्चन शुद्ध रूप में क्या है कि आई होप समझ गए होंगे। अब तक जो हम बात कर रहे हैं उसी का ही एक्सटेंडेड वर्जन है कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ या डेवलपमेंट रोल में स्टेट अब धीरे धीरे कम हो गया। अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का रोल ज़्यादा आ गया। तो क्या बोला, एग्जामिन द रोल ऑफ द SHGs इन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ एंड द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट द SHGs। तो इनको सामने लाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही, तो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में लिखिए, स्टेट वाइज भी अलग अलग स्कीम्स चल रही है उनके बारे में बात कीजिए। लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला है, इसलिए ध्यान रखिएगा नेशनल लेवल पर क्या प्रमोशन है उसको ध्यान रखने की जरूरत, और इसको पंचायती राज से जरूर जोड़िएगा, है ना, बिकॉज उनके कनेक्शन के साथ ही इनमें डेवलपमेंट इनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा बढ़ रहा है। और emergence of the state self-help groups in contemporary times points to the slow but steady withdrawal of the state from developmental activities। तो completely withdrawal तो नहीं होगा, बट आप क्या बताएंगे, स्टेट का रोल चेंज हो रहा है। अगेन टॉपिक सेम है ना, रोल ऑफ स्टेट टॉपिक सेम है हमारा। तो आप देखेंगे ईयर्स बदल रहे हैं लेकिन टॉपिक सेम है, रोल ऑफ अ स्टेट। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, द स्टेट इज कमिंग आउट फ्रॉम द quantitative work, now it is going with the quality work, okay, and role the state is more towards the quality control, more towards the facilities, state is becoming facilitator, they are managing the works, not the doing these things, okay। so कुल मिलाकर आप देख पा रहे हैं कि उनका रोल सीधे सीधे इन्वॉल्वमेंट होने से अलग एक ऑब्जर्वेशन वाला आ रहा है। आपको डिफरेंट रिसोर्सेज हैंडल करना वो बता रहे हैं, आपको अथॉरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके साथ इन्वॉल्व होके काम कर रहे हैं। बिकॉज स्टेट के पास क्या है, व्हाट है ना, करना क्या है, और हाउ वाला जो पोर्शन है वो प्राइवेट सेक्टर में भी, सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी, पंचायती राज, है ना, ये लोग डिसाइड करेंगे। तो व्हाट वाला पोर्शन गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि करना क्या है और करना कैसे है, ये फिर डेवलपमेंट के डिफरेंट एजेंसीज करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 2016। इन द इंडियन गवर्नेंस सिस्टम द रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स, रोल पर बात हो रही है बार बार, ध्यान रखिएगा, हैज बीन ओनली मार्जिनल, क्रिटिकली एग्जामिन दिस स्टेटमेंट। सो नॉन स्टेट एक्टर के जब बारे में बात होती है, NSA एक अलग टर्म भी होता है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, है ना, वो एक अलग टर्म है, बट एनीवेज अब नॉन स्टेट एक्टर जब हम इसे पेपर 2 में पढ़ते हैं, गवर्नेंस में पढ़ते हैं, तो ये क्या है, ये NGOs के बारे में बात हो रही है, ठीक है, या और अदर एजेंसीज के बारे में बात हो रही है। लेकिन इसी टॉपिक को जब आप इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ते हैं तो ये कौन है, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या टेररिज्म से जुड़े हुए लोग हैं, है ना। तो उनको नॉन स्टेट एक्टर्स भी कहा जाता है, जिनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है और जिनका अपना कोई राज्य नहीं है, ऐसा भी कह सकते हैं। जैसे मान लो पाकिस्तान की तरफ से कुछ टेररिस्ट आए और हमने उनको मार गिराया और हमने कहा कि भाई ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तान नो 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 हमसे कोई लेना देना नहीं है। सो इसका मतलब ऑफिशियली दे डू नॉट बिलोंग टू एनी स्टेट, ठीक है, यहाँ पर सेंस आ रहा है। यहाँ क्या सेंस आ रहा है, नॉन स्टेट एक्टर्स का मतलब कि स्टेट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, स्टेट डायरेक्ट, दो वी आर अ पार्ट ऑफ स्टेट, हम हमारे देश का हिस्सा हैं हम, है ना, चाहे आप नागरिक हो व्हाटएवर, लेकिन आप गवर्नमेंट नहीं है फिलहाल, क्योंकि गवर्नमेंट एजेंसी में आपका इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट नहीं है, ना आप कोई सरकारी पद लिए हुए हैं, ना कोई सरकारी एजेंसी है, तो उस सेंस में नॉन स्टेट एक्टर कहा गया। तो क्या बोला, इन द इंडियन गवर्नेंस सिस्टम। अब गवर्नेंस ओवरऑल क्या है, बिहेवियर ऑफ द गवर्नमेंटल मशीनरी, और गवर्नेंस मीन्स जो सर्विस पब्लिक
तक पहुंचाई जाती है गवर्नमेंट की, वो एक ब्रिज के थ्रू पहुंचाए, वही गवर्नेंस है बेसिकली, है ना। तो उस ब्रिज को ही हम गवर्नेंस कह सकते हैं। गवर्नेंस दिखने वाली कोई चीज़ नहीं है अलग से कि समझ सकें कि हाँ भाई ये प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट है तो ये गवर्नेंस है, नो। गवर्नेंस एक बेसिकली महसूस करना है, एक पूरा सिस्टम काम करता है। तो आप बोलेंगे सर एडमिनिस्ट्रेशन तो है, एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल सिस्टम है, ये सब तो दिखते हैं, तो उनका जो बिहेवियर है उसे हम गवर्नेंस कहते हैं, है ना। आई मीन जो ऑफिशियल बिहेवियर है दैट इज कॉल्ड गवर्नेंस। सो गवर्नेंस सिस्टम ओवरऑल जो मैनेज करने का सिस्टम है उसमें नॉन स्टेट एक्टर्स का रोल बहुत ज़्यादा नहीं है, इट इज़ कॉल्ड मार्जिनल, है ना। मार्जिनल है मतलब कम है उनका रोल, बहुत थोड़ा है, नहीं के बराबर है। ये कब है? 16 का क्वेश्चन है। अब 23 में क्वेश्चन आएगा आफ्टर ऑलमोस्ट 7 ईयर्स, आफ्टर 7 ईयर्स तो इस क्वेश्चन की भाषा बदल जाएगी क्योंकि पुराना क्वेश्चन है। अब उनका रोल बढ़ा है, कई सारे नाम आने लगे, है ना, उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ा दिया गया है, पंचायती राज का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा दिया गया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का रोल बढ़ा दिया गया है, इनके लिए प्रोग्राम्स। क्योंकि आप पिछले 10-20 सालों में देखोगे तो हर साल कुछ ना कुछ नया एक प्रोग्रेस डेवलपमेंट आपको दिखाई देगा। क्लियर है? उसका रीज़न यह है कि हर 5 साल के बाद सरकार को क्या करना है, कुछ नई चीज़ तलाशनी है। एक तो इलेक्शन का भी फंडा है और दूसरा है कि डेवलपमेंट के लिए भी आपको एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा कि अच्छा ये तो कर लिया हमने पिछले साल, अब व्हाट नेक्स्ट। तो उस बेसिस पर आप देखोगे ये एक नया प्रोग्रेस है जहां पर इन्वॉल्वमेंट की बात हो रही है 23 में, लेकिन बात 16 की है। तो 16 में अप्रोच थोड़ा सा अलग है क्वेश्चंस का, तो थोड़ा सा आपको दिखाई देगा कि अच्छा मार्जिनल था, अब तो बढ़ गया इनका रोल। क्योंकि 7 साल बाद आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं पहले ये पुराना क्वेश्चन है, तो आपको टाइम पीरियड भी याद रखना पड़ेगा। अभी मान लो सेम क्वेश्चन आता है तो आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। दैट मीन्स व्हाट? क्रिटिकल मीन्स ऑलमोस्ट 60% आपको क्या करना है, क्रिटिसिज्म रखना है। या तो आप इस स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज करो कि नहीं अब उनका रोल बढ़ गया है ना, एंड 40% आपको पॉजिटिव लिखना होता है जहां भी क्रिटिकली एग्जामिन बोला है। तो इस स्टेटमेंट को आप क्रिटिसाइज करो, अभी आया तो ऐसे ही करना पड़ेगा और आपको एग्जांपल्स देना पड़ेगा कि यस नाउ देयर इज अ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, देयर इज अ पार्टनर अप्रोच, नाउ दे आर द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंटल प्रोसेस, okay, and they are helping out and they are not treated as a subordinate, okay, they don't have subordinate role, now they are as a partner of the developmental process। तो ऐसा करके आपको समझाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस तरह से ये टॉपिक हम देख पा रहे हैं।